हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है गुप्त साम्राज्य। और इस चैप्टर के तहत जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इन गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे। तो देखिए, जब भी इकोनॉमी की बात की जाएगी तो वो टाइम पीरियड देखा जाएगा, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, उस टाइम पीरियड में इकोनॉमी के क्या क्या सोर्सेस रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस टाइम आप देखें तो आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। और जो दूसरी चीज आपको देखने को मिलती है वो है दस्तकारी उत्पादन और व्यापार। दस्तकारी को आप लोग इंग्लिश में हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड की बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं बेसिस पे हम गुप्तकालीन समाज की पूरी इकोनॉमी की बात करने वाले हैं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, गुप्त काल में कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया, ये हर कोई जानता है। और गुप्त अभिलेखों में कई प्रकार की भूमि की चर्चा देखने को मिल जाती है, जिसमें आप देखेंगे तो जो पहला शब्द आपको देखने को मिलता है वो है क्षेत्र। तो देखिए, क्षेत्र किसे बोला गया है? खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट अगला आता है वास्तु। तो निवास करने योग्य जो भूमि होती थी वो वास्तु कहलाती थी। और वहीं एक शब्द और आपको देखने को मिलता है जिसका नाम था खिल। तो खिल का मतलब था जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहा जाता था। और एक शब्द और आपको मिलेगा अपरहत। अपरहत मतलब होता था जंगली जमीन, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड हुआ करती थी उसे अपरहत कहा जाता था। ठीक है, और एक शब्द और आपको देखने को मिलता है जो है कि चारागाह के नाम से फेमस। और चारागाह आप लोग जानते हैं, नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द है, लेकिन फिर भी हम इसका मतलब बता दे रहे हैं। चारागाह मतलब होता है पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई जो भूमि होती है वो चारागाह होती है। ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है इसे इंग्लिश में। भूमि की माप के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तौर तरीके अपनाए गए थे। कुछ क्षेत्रों में आप देखते हैं तो भूमि माप के लिए जो शब्द उपयोग किया गया था वो था निवर्तन। तो निवर्तन एक प्रणाली थी जिसके तहत भूमि को मापा जाता था। जबकि बंगाल से प्राप्त अभिलेखों में भूमि को मापने के लिए कुलेयावास कुलेयावास या फिर द्रोणवाद पद्धति के प्रयोग की जानकारी मिलती है। वहीं आप देखेंगे तो अमरकोश में 12 तरह के भूमि बताई गई। मतलब अमरकोश जो अमर सिंह ने लिखी थी, और अमर सिंह आप जानते हैं गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो अमरकोश में क्या आपको देखने को मिलता है कि 12 तरह की भूमि बताई गई है। और गुप्त काल में साधारणतः छोटे छोटे कृषक होते थे जो स्वयं अपने परिवार के साथ जमीन जोतते थे। जो भी बड़ी भूमि दान स्वरूप दी जाती थी उसे ग्रहिता स्वयं नहीं जोतता था, बल्कि भूमिहीन मजदूरों द्वारा उसकी जुताई करवाई जाती थी। और फाहियान और इत्सिंग के विवरण से पता चलता है कि विहार और मठों की भूमि अस्थायी पट्टेदार लोग जोतते थे तथा ये भूमि स्वामियों को मालगुजारी दिया करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चला साथियों कि जैसे जो छोटी भूमि थी तो उसपे तो जो सामान्य जो छोटे छोटे किसान होते थे वही खेती किया करते थे। लेकिन जो बड़ी भूमि है, जो बड़ी भूमि मतलब जो लैंड ग्रांट की जाती थी, भूमि दान के थ्रू जो मिलती थी, उसका क्या होता था, जिसको मिलती थी वो खेती नहीं करता था, वो क्या करता था दूसरे को दे देता था। और वो भूमिहीन मजदूर हुआ करता था जिसको ये बड़ी बड़ी भूमियां मिला करती थी, लेकिन उसका क्या काम था कि उसे प्लाव करना मतलब जोतना काम हुआ करता था, तो वो उसकी जुताई करता था। तो ये सारी चीज आपको कहाँ से मिलती है? फाहियान एवं इत्सिंग के विवरण से पता चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात किया जाए तो विहार एवं मठों की जो भूमि थी वो अस्थायी पट्टेदार लोग जोतते थे। अस्थायी मतलब जो अस्थायी पट्टेदार मतलब जिसके पट्टे की जमीन नहीं है। पट्टा मतलब होता है किसी का, है ना, गांव में आप प्रचलित शब्द सुने कि ये किसका पट्टा है ये वगैरह। पट्टा मतलब जिसके नाम से जमीन रजिस्टर्ड है उसे पट्टा बोलते हैं। लेकिन अस्थायी पट्टेदार मतलब जिसके नाम से जमीन रजिस्टर्ड नहीं होती थी। उस टाइम पीरियड में रजिस्ट्री जैसी कोई शब्द थी ही नहीं, मतलब उसमें लैंड ग्रांट हुआ करती थी। राजा जो आदेश दे के दे दिया करता था, अच्छा ये वाला क्षेत्र तुम्हें दे दिए जाओ, अब जो भी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सको तो करो, उसके बाद क्या करो, उसके एवज में आपको राजा को कुछ धन या मूल्य देना पड़ता था। इस तरीके का पूरा लैंड ग्रांट चला करता था साथियों। तो इसी में आप देखेंगे क्या होता था, जिसको पट्टे पे जमीन मिलती थी वो खेती नहीं करता था, बल्कि दूसरा अस्थायी पट्टेदार व्यक्ति क्या करता था, खेती करता था। तथा ये भूस्वामियों को माल गुजारी दिया करते थे। ठीक है ना, जब वहां पे आप खेती वगैरह करेंगे तो जो भूमि का मालिक होगा वो क्या लेगा, आपसे पैसे लेगा, माल गुजारी लेगा, तो वही ये दिया करते थे। तो अगर वही बात किया जाए माल गुजारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे लैंड रेवेन्यू कहा जाता है, इतना याद रखिएगा आप सभी।
और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए गुप्त काल में अगर कृषि की बात किया जाए तो जो कृषक थे वो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा जो सिंचाई का पूरा प्रणाली है वो सही से डेवलप नहीं थी, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे तो गुजरात वाले क्षेत्र में तो आपको सुदर्शन झील देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे भारत में आप देखेंगे तो इस तरीके की नहरों की व्यवस्था की गई थी, सिंचाई के लिए नहर बनाए गए थे, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो इसीलिए पूरा आप देखेंगे तो मानसून पे निर्भरता बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और यही चीज आपको देखने को मिलती है वराह मिहिर की जो बृहद संहिता है उसमें वर्षा की संभावना और वर्षा के अभाव के प्रश्न पर काफी विचार विमर्श हुआ मिल जाता है। और बृहद संहिता में 3 प्रकार की फसलों की चर्चा मिलती है, श्रावण, वसंत और चैत्र या वैशाख की बात करें तो श्रावण वसंत वही क्षेत्र है साथियों। श्रावण मतलब वो होता है सावन वाला क्षेत्र, जिसमें क्या होता है कि आप देखेंगे धान वगैरह जब बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम में जो खेती की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो चैत्र या वैशाख वाला क्षेत्र, फिर आपको एक वसंत वाला क्षेत्र, ये आपको देखने को मिलेगा। 3 प्रकार की फसलों की चर्चा मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि गुप्त काल में कितने प्रकार के फसलों की चर्चा मिलती है, तो 3 प्रकार के फसलों की चर्चा मिलती है जो फसलें बोई जाती थी। तो कौन कौन से टाइम पीरियड की बात की गई है, तो श्रावण की, वसंत की और चैत्र या वैशाख मास की, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। देखिए चैत्र एवं वैशाख साथ में मिक्स करके बताया गया है, यही वजह है कि चैत्र और वैशाख बोला जा रहा है। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि वराह मिहिर की बृहद संहिता में कितने प्रकार के फसलों की चर्चा की गई है, कि गुप्त काल में कितने प्रकार की फसलें बोई जाती थी, तो याद रखना है 3 प्रकार की फसलें, उनका टाइम पीरियड कैसा रहा है, तो श्रावण, वसंत, चैत्र या वैशाख मास, ठीक है। और सिंचाई का थोड़ा बहुत प्रबंध राजा की ओर से किया जाता है, जिसका प्रमाण हमने बता ही दिया। स्कंदगुप्त ने क्या किया था, जूनागढ़ अभिलेख में क्या किया था, पूरा जो झीलों का जीर्णोद्वार करवाया था, सुदर्शन झील थी जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, तो उसका जीर्णोद्वार का काम किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने कराया था। और आप एक काम और करिएगा, बताइएगा कि सुदर्शन झील के निर्माण संबंधित या उनकी जीर्णोद्वार मरम्मत संबंधित कितने राजाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है, इसके आप बिल्कुल आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हमने अपनी बहुत सारी वीडियो में इसकी चर्चा भी की है, बताई भी कौन कौन से राजा जुड़े हुए थे इस झील से संबंधित। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो पशुपालन जीविका का एक अन्य प्रमुख साधन हुआ करता था। देखिए जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगी तो जाहिर सी बात है पशुपालन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इतना उन्नत अवस्था में कृषि नहीं हुआ करती थी। जैसे कि आज आप देखते हैं ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, फाल हो गए, बहुत सारी चीजें, ट्रॉली हो गई, इस तरीके पूरा का पूरा आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे संसाधन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में इतना ज्यादा उन्नत अवस्था में नहीं हुआ करती थी। इसीलिए आपको क्या देखने को मिलेगा, पशुपालन तो 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो प्राइमरी होगा वो एग्रीकल्चर होगा, सेकेंडरी में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पशुपालन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहीं जब हम वैदिक काल की बात कर रहे थे तो वैदिक काल में क्या हुआ करता था, जो पशुपालन था वो प्राइमरी हुआ करता था, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो अगला हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में, वो है दस्तकारी उत्पादन एवं व्यापार, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड की बात करें साथियों, तो गुप्तकालीन स्थलों के उत्खनन से मिट्टी के मृदभांड, परिकोठे, कांच की वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं आदि प्राप्त हुई आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर गुप्तकालीन दस्तकारी हैंडीक्राफ्ट की बात किया जाए तो शक और कुषाण काल में बनी हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं की अपेक्षा आप देखेंगे तो जो गुप्त काल की दस्तकारी है कुछ पतन अवस्था में देखने को मिलता है। अब इसका ये कारण क्या आ रहा है कि जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी कमजोर होगी तो ऑटोमेटिक चीजों में भी आपको बहुत सारी मिलावट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे कि बात किया जाए तरह तरह के खनिज पदार्थ आपको देखने को मिल जाते हैं गुप्त काल में, सोना, चांदी, तांबा और लोहे का ज्ञान आपको देखेंगे तो गुप्तकालीन लोगों को काफी पर्याप्त मात्रा में था, पता था उन्हें कि हाँ किसका प्रयोग कैसे करना है। यही वजह है कि आप देखें तो तत्कालीन साहित्य में मूर्तियों में प्रचुर आभूषण का अंकन आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज और आपको देखने को मिलती है, अगर आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में आप जाएंगे अगर कुतुब मीनार के पास, तो आपको एक लौह स्तंभ देखने को मिलेगा जिसे मेहरौली का लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है आज के टाइम पीरियड में। ये गुप्त काल से संबंधित रहा है और खास बात यह है कि लोहे का उत्कृष्ट नमूना आपको देखने को मिल जाता है। इसमें कहा जाता है कि अभी तक जंग नहीं लगी है, खास बात है, सोचिए उस टाइम पीरियड में, और ये पूरा का पूरा खुले क्षेत्र में बनाया गया है, तब भी क्या हो रहा है, बारिश हो रही, इतनी नमी रहती है, तब भी आप देखेंगे तो जंग नहीं लगा है, खास बात यह है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, गुप्त काल में वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में थे। अमर कोश में बताया गया है कि कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा अमर सिंह द्वारा रचित अमर कोश में। ठीक है, कालिदास के नाटकों में महीन कपड़ों का उल्लेख मिलता है तथा कपड़ों की सिलाई से भी लोग परिचित थे। गुप्त काल में अगर बात किया जाए तो नालंदा, वैशाली आदि स्थानों पर श्रेष्ठियों, सार्थवाहों, प्रथमा कुलिकों आदि की मोहर शिल्पियों के संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। तो वहीं बात किया जाए गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है मुद्रा शास्त्र। देखिए, जो मुद्राओं का अध्ययन करने के लिए जिस शास्त्र का प्रयोग किया जाता है उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसे आप इंग्लिश में न्यूमिज्मेटिक्स कह सकते हैं साथियों। तो इसके तहत क्या किया जाता है, क्वाइंस की स्टडी की जाती है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो परवर्ती गुप्त मुद्राओं का वजन बढ़ता गया। ठीक है, खास बात है जो परवर्ती मतलब जो गुप्त काल के जो मुख्य राजा रहे उनके बाद के जो राजा हुए उन्हें परवर्ती राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था स्कंद गुप्त के बाद आप देखते हैं कि जो गुप्त काल का जो सबसे अंतिम शासक होता है वो स्कंद गुप्त होता है। स्कंद गुप्त के बाद आप देखेंगे तो परवर्ती गुप्त स्टार्ट हो जाते हैं। तो परवर्ती गुप्त में आप क्या देख रहे हैं कि जो मुद्रा है उसका वजन तो बढ़ रहा है किंतु उसमें जो सोने की मात्रा है उसमें कमी देखने को मिले। खास बात है, मतलब आप सिक्के का वजन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन जो गोल्ड की क्वांटिटी है उसे आप कम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि इकोनॉमी आपकी पतन अवस्था की ओर जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो चांदी के सिक्के भी कम प्रचलन में थे। ठीक है, ये कब की बात की जा रही है साथियों, परवर्ती गुप्त की बात करें, परवर्ती गुप्त राजाओं के टाइम पीरियड की बात की जा रही है। तो चांदी के सिक्के भी क्या हो गए, कम प्रचलन में हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी तब भी पतन की अवस्था को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सिक्के क्या होंगे, ऑटोमेटिक कम होंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, चांदी की कमी पड़ रही है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, तांबे पर चांदी की परत चढ़ाकर सिक्कों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, सोचिए तांबे का क्वाइन होता था नीचे और ऊपर क्या होती थी, चांदी की परत चढ़ी होती थी। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो यही कहा जा सकता है ये मिलावट आपको देखने को मिल रही है साथियों। तो हमने इसी मिलावट की चर्चा की है कि बहुत सारी चीजों में आपको क्या देखने को मिलेगा, मिलावट देखने को मिलेगा। जहां आप देखते हैं शक और कुषाण के टाइम पीरियड में वस्तुओं में क्या होता है, खास अच्छा खासा मतलब क्वांटिटी देखने को मिलती है। वही सेम चीज जब आप देखते हैं परवर्ती गुप्त काल में तो वो चीजों में आपको बहुत ज्यादा कमियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और वहीं कुषाण युग की तुलना में अगर देखा जाए तो गुप्त युग में वाणिज्य व्यापार में पतन के पर्याप्त चिन्ह आपको देखने को मिल जाते हैं। इस समय ग्राम लगभग आत्मनिर्भर उत्पादक इकाई के रूप में उभर कर सामने आ गए थे। स्वयं फाहियान ने लिखा कि साधारण जनता के बीच व्यापार का माध्यम विनिमय था। ठीक है, जिसमें वस्तुओं की अदला बदली तथा कौड़ियों के माध्यम से विनिमय होता था। आपने पढ़ा ये विनिमय क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक चीज देके दूसरी चीज ले लेना ही बार्टर सिस्टम होता है, विनिमय प्रणाली का नाम दिया जाता है। तो वहीं बात किया जाए पाश्चात्य देशों से संपर्क की स्थिति अब भारत की वैसी नहीं थी जैसे कि कुषाण तथा सातवाहन काल में हुआ करती थी। रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात पाश्चात्य देशों से हो रहे व्यापार में गिरावट आ गई थी क्योंकि फारस वासियों ने रेशम के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, वहीं आप देखते हैं एक टाइम पीरियड था जब कनिष्क का टाइम पीरियड चल रहा था, कुषाणों का टाइम पीरियड चल रहा था। तब क्या हुआ था, भारत का जो अधिपत्य था कहाँ था, रेशम मार्ग पर कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन जब आप देखते हैं परवर्ती गुप्त काल तो उस टाइम पीरियड में आप क्या देखेंगे कि फारस वासियों ने रेशम के व्यापार पे अधिकार प्राप्त कर लिया था तथा रोमन साम्राज्य से इनकी शत्रुता चल रही थी जिससे भारतीय व्यापार प्रभावित हुआ। ठीक है, अब देखिए जो फारस था और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रोमन, इन दोनों के बीच क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, एक तरीके की लड़ाई चल रही थी एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए। तो खास बात है कि अब इससे क्या हो जाएगा, जो भारतीय व्यापारी थे वो क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। अब वो अपनी चीजों को वहां तक बाजारों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।